नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोलूवाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका एक भाग हमने पूरा कर लिया था। इस दूसरे चैप्टर के अंदर हम प्रतिशत से संबंधित बचे हुए दूसरे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग आज इस वीडियो को नए सिरे से देख रहे हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, हो सकता है उनको मेरा तरीका थोड़ा अटपटा लगे, तो इसलिए मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरा प्रतिशत भाग फर्स्ट का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको मेरा तरीका पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप प्रतिशत प्रश्नावली को बहुत अच्छे से हल कर पाए। इसके अलावा सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी सारे साथियों का जिन्होंने मेरा पिछला प्रतिशत का वीडियो लाइक किया। हालांकि रिस्पांस बहुत अच्छा आया और सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का प्रतिशत का भाग 2 चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि हम वास्तव में कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चनों को किस प्रकार हल कर सकते हैं। हमने वहां पे तीन बेसिक सी बातों के बारे में चर्चा की थी। पहली बात कि प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। दूसरी बात हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है, यानी कोई भी संख्या, फॉर एग्जांपल चाहे वो 400 है, 500 है, 1000 है, 1500 है, कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है। और तीसरी बात हमने देखी थी कि अगर एक ही संख्या के अलग अलग प्रतिशत आपको दिए गए या फिर हमारी तरफ से अलग अलग प्रतिशत निकाले जाएं, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा सदैव बराबर होता है। तो ये तीन चीजें फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है, प्रतिशत एक भिन्न है, और इसके अलावा प्रत्येक संख्या के अलग अलग जो प्रतिशत हैं उनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, उनकी प्रतिशत वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो सदैव बराबर होता है। ये तीन चीजें हमें प्रतिशत की पूरी प्रश्नावली को हल करने में मदद करेंगी और इतने आसान हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे लिए। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी ये विश्वास दिलाया था कि आप खुद नहीं सोच सकते, आपको खुद को ये महसूस होगा कि क्या मैथ वास्तव में इतनी भी सरल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। हम दोनों के दोनों क्वेश्चन हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या में से, देखो इतने से शब्द का मतलब है किसी संख्या, हमें वो संख्या मालूम नहीं है कौन सी संख्या, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या रखा है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, कोई ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 15 माइनस कर दें, 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। यानी अगर हम उस संख्या में से 15 घटा दें तो 15 घटाने से उसमें 20% की कमी हो जाती है। उस संख्या का 60% क्या होगा? सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, हमने एक बात पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है। हम मानेंगे कि जो भी वह संख्या है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, हमें संख्या तो मालूम नहीं है कितनी, लेकिन परसेंट वैल्यू तो हमें पता है कितनी है। तो प्रतिशत वैल्यू हम देखेंगे कि उसकी प्रतिशत वैल्यू होगी कितनी? 100%, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद का कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। हमने मान लिया कि वह संख्या है 100%। इसने कह दिया कि यदि उस संख्या में से 15 घटा दें, कितना घटा दें? 15, यानी उसकी अगर 100% वैल्यू में से 100% में से हम 15 माइनस करें तो इसने कह दिया कि उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 20% की। मतलब कि संख्या में से 20% घटा दें
या फिर 15 घटाएं 1 बराबर है, तो वह संख्या, उस संख्या में से अगर हम 15 माइनस कर रहे हैं तो उस संख्या में 20% की कमी होने का मतलब है वो संख्या घट के कितना रह जाती है, 80% रह जाती है। तो किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, मतलब कितने परसेंट रह जाती है वह संख्या, 80% रह जाती है। देखो सबसे पहले हमें उस संख्या का कोई भी एक परसेंट और उसकी वैल्यू चाहिए कि उसकी करेक्ट वैल्यू कितनी है, उस प्रतिशत की करेक्ट वैल्यू कितनी है, ये चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन में 80 को उठा के इस तरफ ले आऊं और 15 को उठा के इस तरफ ले जाऊं, तो देखो यहाँ पे 100% और ये 80 जो है परसेंट, यहाँ पे ये इस तरफ आके यानी कि लेफ्ट हैंड में आके ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, 80% और बराबर। देखो 15 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, ये किसमें चला जाएगा, प्लस में। मतलब 100% में से 80% घटाने पे कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। अब देखो 100 में से अगर 80% घटा दिया जाए तो परसेंट कितना बच गया, 20%, और 20% बराबर कितना है, 15 है, ये तो श्योर है। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इस चीज को हम यहाँ पे बगैर लिखे भी समझ सकते थे। यानी दो चीजें कम करनी है, उस संख्या में से चाहे तो 15 घटा दें और चाहे 20% की कमी कर दें, दोनों ही मामलों में वो बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस संख्या का 20% हिस्सा कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। अब ये हमसे जानना चाह रहा है कि उसकी 60% वैल्यू कितनी है। दोस्तों इसमें हमें वो संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये प्राप्त करना जरूरी नहीं है कि वास्तव में वो संख्या कितनी है। इस चीज पे ध्यान मत देना कि वास्तव में वो संख्या कितनी है, हमें वो आवश्यक ही नहीं है। हम डायरेक्ट इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। हमें ये चाहिए कि 60% बराबर कितना होगा, ये हमें बताना है। मतलब 20% की वैल्यू है हमारे पास, 60% बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। इसके लिए मैंने आपको पीछे भी एक तरीका बताया था और वास्तव में ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किन्हीं भी 2% वैल्यूज अगर हमारे पास हैं उनका तिरछा गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई उनका ये सदैव बराबर होता है। तो हम इनका तिरछा गुना करेंगे और हम पाएंगे कि 60 गुणा में 15 और भाग कितने से, 20 से, किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क के बराबर। मैंने वैसे भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक तिरछी लाइन जिसके दोनों तरफ संख्याएं लिखी हुई हैं इसे हम लिखेंगे अंश में, और एक तिरछी लाइन जिसके एक तरफ संख्या लिखी हुई है उसे हम लिखेंगे हर में। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसे हल करें तो हम 60 जो है कट जाएगा 20 से 3 बार में। अब 20 से 3 बार में कटने के बाद 15 गुणा 3 कितना बचेगा, 45। तो हमारा आंसर है हमारे पास कितना, 45। मतलब उस संख्या का जो 60% है वो वास्तव में कितना है, 45 है। हमें उस संख्या को प्राप्त करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझना ध्यान से, आपको पूरी चीज क्लियर एक एक स्टेप अपने दिमाग में क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए उसने कहा किसी संख्या में से 15 घटाने पर, यानी कोई एक संख्या है उसमें से अगर 15 घटा दें तो संख्या में 20% की कमी आ जाती है। मतलब संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। इसके कहने का मतलब है चाहे 20% घटाओ और चाहे 15 घटाओ संख्या की वैल्यू बराबर रहती है। हम ये कह सकते हैं कि 20% बराबर कितना है, 15 है। हमने यहाँ पे भी नोट किया 20% बराबर कितना, 15। उस संख्या का 60% क्या होगा, ये 60% जानना चाहता है। तो हम जो बेसिक क्वेश्चन है उनके अनुसार सबसे पहले हम उस संख्या को प्राप्त करते हैं कि जी वो संख्या कितनी है, उसके बाद हम उसका 60% निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें 20% वैल्यू पता है, 60% ज्ञात करनी है, तिरछा गुना करेंगे, जो वैल्यू मिली वही हमारा आंसर है। मतलब उसकी 60% वैल्यू जो है वो कितनी है, 45 है, आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसी संख्या बताओ, यानी एक कोई ऐसी संख्या है जिससे 720 20% अधिक है, यानी 720 जो है वो उस संख्या से 20% ज्यादा है। उस संख्या को बताओ कि वो कौन सी संख्या है ऐसी।
हम ये मान लेते हैं कि वो जो भी संख्या है वो स्वयं की 100% तो होगी, वैसे भी होती है, ये तो सिंपल है कि प्रत्येक संख्या खुद का कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो निश्चित तौर पे जो भी संख्या होगी वो स्वयं की 100% होगी। अब उससे 20% ज्यादा है, कौन सी संख्या, 720, वो संख्या है 100%। अब उससे 20% ज्यादा होने का मतलब है कितने परसेंट है, 120% है, और 120% वैल्यू कितनी है, 720। अब देखो ध्यान से, हमें ये पता चल चुका है कि 120% बराबर कितना है, 720। फिर से समझना ध्यान से, कोई एक संख्या है, हमने मान लिया कि जी वो संख्या है, जो भी संख्या है वो स्वयं की कितने प्रतिशत है, 100% है। तो कोई एक संख्या है, उस संख्या से 20% ज्यादा है, कौन सी वैल्यू, 720। तो उस संख्या से हमने 20% ज्यादा नोट कर लिया, कितने परसेंट नोट कर लिया, 120%, और 120% वैल्यू कितनी निकली हमने, 720। ये कह रहा है कि वह संख्या बताओ, तो अगर उस संख्या को बताना है मतलब 100% वैल्यू को हमें प्राप्त करना है, 120% तो हमारे पास है, हमें 100% प्राप्त करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, फिर से उसी तरीके से देखो, 720 गुणा 100 और भाग देंगे 120 से। देखो 120 से 720 कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 600। वो संख्या कितनी है, 600 है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा वो तो इजी था, दूसरा क्वेश्चन भी देखा हमने, इजी था। अब ये मत समझना कि सारे इजी से इजी क्वेश्चन ही हम हल कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे जो वास्तव में हमारे लिए मुश्किल है, आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं और हमारे लिए समस्या क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका तेज तरीका नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या का ये कारण होता है कि वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान से समझते हुए चलना, प्रत्येक क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से और इतनी तेजी से हल करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें दिक्कत 0% भी नहीं होगी हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले दोनों क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ध्यान से दोनों ही क्वेश्चनों को देखना, फिर हम इसे हल करेंगे। पहले ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, अगर किसी संख्या का 75% निकाला जाए, उसमें हम फिर से 75 जोड़ दें, तो ये कह रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वो संख्या बताओ कितनी। ध्यान से देखना, एकदम इजी क्वेश्चन है। पिछली बात को फिर से एक बार रिमाइंड करना जो मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है, प्रत्येक संख्या खुद का 100% होती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी ये जिस किसी भी संख्या के बारे में बात कर रहा है वो संख्या स्वयं की कितने प्रतिशत होगी, 100% ही होगी। हम ये मान लेते हैं कि वह संख्या, हमें उसकी करेक्ट वैल्यू तो नहीं पता लेकिन हमें प्रतिशत वैल्यू उसकी पता है कि जो भी संख्या होगी वो कितने परसेंट होगी, 100% होगी। इसने कह दिया कि अगर उस संख्या की 75% वैल्यू लें, कितना लें, 75% भाग लें, हमने निकाली है 75%। अगर किसी संख्या के 75% में 75 ही जोड़ दें, हम इस संख्या के 75% में फिर से 75 ही जोड़ देते हैं। देखो ये करेक्ट वैल्यू है, ये हमारे पास परसेंट वैल्यू है। इसने कहा कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या प्राप्त होने का मतलब हमें करेक्ट वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो परसेंट प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, 100% प्राप्त होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 75% में 75 जोड़ने पे हमें वापस से कितने परसेंट मिल रहा है, 100% मिल रहा है। एक बार फिर से ध्यान से समझना, जो भी संख्या है स्वयं का 100% होगी।
अब 100% में से वो कह रहा है कि आप लीजिए मात्र 75 ही प्रतिशत। हमने 75% निकाले। वो कह रहा है कि उस 75% में 75 को और ऐड कर दीजिए। हमने 75% में 75 को और ऐड कर दिया। वो कह रहा है कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपको फिर से वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और वह संख्या कितने परसेंट है? 100%। यानी हम कहेंगे कितने परसेंट प्राप्त हो जाएगी? 100% प्राप्त हो जाएगी। समीकरण को हल कर लेते हैं, हमारे पास वो संख्या प्राप्त हमें हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। देखो 75% को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, यहां से ये राशि जब इस तरफ जाएगी तो किसमें चली जाएगी? माइनस में। तो हम कहेंगे कि 100% माइनस कितना, सॉरी माइनस 75% बराबर, देखो ये वाली यहाँ पे संख्या इसको उठा के इस तरफ ले गए, ये तो यहीं पे पड़ी है, पॉजिटिव है, प्लस की है, तो इसके बराबर कितनी हो जाएगी? 75। देखो 100 में से जब हम 75% को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 25% बराबर कितना? 75। एक उस संख्या की 1% वैल्यू हमारे पास है, हमें दूसरी कोई चाहिए जो इसने पूछी है। और दूसरी इसने कौन सी पूछी है? इसने पूछा है कि वह संख्या बताओ, वह संख्या कितने परसेंट है? 100%। मतलब 100% बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। हमें पता है कि उस संख्या का 25% जो है वो कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। 100% जो है वो बताना है कितना होगा। फिर से क्वेश्चन को पूरे को रिपीट करना, ध्यान से समझना। इसने कहा कि किसी संख्या के, हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, लेकिन हमें ये पता है वो जो भी संख्या होगी उसका प्रतिशत कितना होगा? स्वयं की 100% होगी। तो हमने मान लिया वो संख्या है 100%। ये कह रहे हैं कि 100% में से अगर आप 75% लो और 75% में 75 को ही जोड़ दो तो फिर से वही संख्या यानी कितने परसेंट प्राप्त हो जाता है? 100% प्राप्त हो जाता है। हमने इसी समीकरण को सुलझाया तो हमें मिला कि 25% वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। हमें वो संख्या चाहिए तो वह संख्या कितने परसेंट थी? 100% थी। 100% बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कहेंगे 75 गुणा में 100 और भाग कितने से? 25 से। देखो ये वाली संख्या कट गई कितने से? 4 से। 75 इंटू 4 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें? 300। आंसर वो संख्या कितनी है? 300 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे दे रखा है, इसने कहा कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक हासिल कर लिए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक हासिल कर लिए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक ज्यादा थे। उत्तीर्णांक मतलब पास मार्क, पास होने के लिए जो अनिवार्य अंक चाहिए उनसे। ये कह रहा है उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब है वही पास मार्क वही उत्तीर्णांक। ये कह रहा है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम देखें कि उस परीक्षा का जो पास मार्क है वो कितना है? 30% है। लेकिन जो प्रीति है उसने कितने परसेंट हासिल किए? उसने हासिल कर लिए 40% अंक। क्वेश्चन के अनुसार प्रीति ने हासिल किए 40% अंक जो उत्तीर्णांक से यानी पास मार्क से कितने ज्यादा थे? 30 अंक ज्यादा थे। अब 30 अंक ज्यादा थे, अगर मैं इस वाले प्रतिशत में यानी जो प्रीति ने हासिल किए इस वाले प्रतिशत में से 30 अंकों को माइनस कर दूं, कितने अंकों को माइनस करूं? 30 अंकों को माइनस कर दूं तो निश्चित तौर पे यह जो है उस परीक्षा का उत्तीर्णांक होगा। फिर से समझना, क्योंकि जब वो 40% हासिल कर रही है तो पास मार्क से 30 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब है हम अगर 40% में से 30 घटा दें तो हमें पास मार्क मिलेगा, है ना? तो ये वाले अंक हैं उसके पास मार्क। अब देखो उसने वास्तविक पास मार्क की परसेंट वैल्यू जो है वो बता रखी है कितनी?
30% है। ये कह रहा है कि उस परीक्षा को पास होने के लिए वैसे 30% चाहिए, तो हम कहेंगे कि उसे पास होने के लिए जो पास मार्क जरूरी थे वो कितने परसेंट थे? 30%। ये भी हमने पास मार्क ज्ञात किया और ये भी उसी परीक्षा का पास मार्क है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। एक बार फिर से समझना, हमने दोनों ही एंगल से पास मार्क पे जो है डिपेंड किया है, पास मार्क को हल किया है। कैसे? एक और तो ये कह रहा है पास मार्क है 30%, हमने नोट कर लिया। दूसरी ओर ये कह रहा है कि प्रीति ने 40% अंक हासिल किए और पास मार्क से कितने ज्यादा थे? 30 ज्यादा थे। तो हमने प्रीति के अंकों में से 30 अंक माइनस कर दिए, हम फिर से किस पे पहुंचे? पास मार्क पे पहुंचे। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। चलिए अब देखते हैं परसेंट वैल्यू कैसे हल कर पाएंगे हम इसे। तो 30% को उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे ये प्लस की राशि है, इस तरफ आके ये माइनस की हो जाएगी, तो 40% माइनस कितने प्रतिशत हो जाएगा? 30%। और इसके बराबर इस 30 वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस की संख्या किसमें चली जाएगी? प्लस में चली जाएगी। तो 40% माइनस 30% बराबर कितना? 30 है। देखो 40% में से अगर 30% को घटाएं तो हमारे पास कितने प्रतिशत बचा? 10%। और 10% वैल्यू बराबर कितनी आई? 30। हमारे पास 1% वैल्यू जो है वो हासिल हो चुकी है। कितनी? 30% वैल्यू कितने के बराबर है? सॉरी 10% वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। उसने कह दिया कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए ये बताओ। तो देखो प्रीति ने कितने परसेंट हासिल किए थे? 40%। हमें ये बताना है कि 40% बराबर कितना होगा। हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुणा 40 और भाग देंगे कितने से? 10 से। 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 120 अंक। तो प्रीति ने हासिल किए थे 120 अंक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन भी परीक्षा में उत्तीर्णांक से संबंधित, प्राप्त अंकों से संबंधित या रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि कोई एक परीक्षा है, उसमें एक छात्र ने 28% अंक हासिल कर लिए, लेकिन 28% हासिल करने के बावजूद भी वो 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। इसी परीक्षा में, यानी जिस परीक्षा में ये पहला छात्र बैठा था, उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र जो था उसने 37% अंक हासिल किए। और जब उसने 37% अंक हासिल किए तो उत्तीर्ण होने के जितने न्यूनतम अंक चाहिए थे, न्यूनतम अंक मतलब उत्तीर्णांक, जितने उसे उत्तीर्णांक चाहिए थे उन अंकों से 17 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए। वो जानना चाहता है कि उत्तीर्णांक क्या था वास्तव में, ये बताइए। ध्यान से देखना, एक ही परीक्षा थी तो इसका मतलब है एक समान अंकों की थी। अब एक समान अंकों की थी, उसी परीक्षा में दो अलग अलग छात्र बैठे, तो इसका मतलब है दोनों के लिए उत्तीर्णांक भी जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले छात्र के बारे में। देखो जो पहला छात्र था, पहले छात्र को प्राप्त हुए कितने प्रतिशत अंक? 28% अंक। अब बात करें दूसरे छात्र के बारे में, तो जो दूसरा छात्र था उसने प्राप्त किए कितने प्रतिशत अंक? 37% अंक। पहले छात्र को 28% मिले, दूसरे को 37% मिले। अलग इसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन की कुछ बातें और देख लेते हैं। इसने कह दिया कि इस वाले छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, लेकिन 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को सोचना कि अगर उस छात्र को 55 अंक ज्यादा मिलते, फिर से सोचो कि 28% तो उसने हासिल कर लिया, अगर उसे 55 अंक ज्यादा मिल जाते मतलब वो पास हो जाता, है ना। तो इस वाले छात्र के लिए जो पास मार्क थे वो 28% से 55 अंक ज्यादा थे। इसने ये 55 कम हासिल किए, इसीलिए ये फेल हो गया। अगर ये 55 और हासिल कर लेता तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता।
पास क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पास मार्क यानी पास होने के लिए न्यूनतम जितने अंकों की आवश्यकता थी उन अंकों को ये प्राप्त कर लेता। चलिए दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरे छात्र ने हासिल किए कितने प्रतिशत अंक? 37% अंक। लेकिन जब उसने 37% हासिल कर लिए तो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक, यानी उत्तीर्ण होने के लिए जितने कम से कम अंक चाहिए थे ना, उससे कितने ज्यादा प्राप्त कर लिए? 17 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए। मतलब अगर इसके अंकों में से हम 17 अंक माइनस कर दें तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? पास मार्क, क्योंकि इसके अंक 17 अंक ज्यादा हैं। इतने प्राप्त कर रहा है तो 17 अंक ज्यादा हैं, और अगर 17 माइनस कर लें तो ये न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएंगे। न्यूनतम अंक मतलब कौन से? उत्तीर्ण। एक ही परीक्षा है, दो छात्र हैं उसी परीक्षा में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों के उत्तीर्णांक भी बराबर होंगे। पहले का उत्तीर्णांक यहाँ पे नोट है, दूसरे का उत्तीर्णांक यहाँ पे नोट है। हम कहेंगे ये दोनों राशियां जो है ये क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसी को हल करें तो ध्यान से देखना, 37% यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 28% को उठा के इस तरफ ले जाता हूं। यहाँ पे संख्या है प्लस में, इस तरफ जाके किसमें हो जाएगी? माइनस में। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 37% माइनस कितने प्रतिशत? 28%। क्लियर? 17 जो है संख्या माइनस की, इस संख्या को उठा के हम इस तरफ ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है? 55 लिखा हुआ है। 17 जो है माइनस का है, इस तरफ आएगा तो ये किसमें चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? माइनस और योग। देखो 55 में 17 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया? 72। और देखो 37% में से अगर 28 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल गया? 9%। अब देखो ध्यान से, परसेंट वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। हमें ये पता चल गया कि उस परीक्षा की जो कुल अंक हैं उनमें से 9% हिस्सा कितने के बराबर है? 72 के बराबर है। हम कहेंगे कि 9% वैल्यू है कितने के बराबर? 72 के बराबर। इसने पूछा है कि उत्तीर्णांक बताओ कितने हैं। हमें उत्तीर्णांक के लिए चाहे तो ये वाली वैल्यू चाहिए और चाहे तो ये वाली चाहिए। कंफ्यूज मत होना कि हम कौन सी हल करें। आप दोनों में से कोई भी उठाओ, हल कर लो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। चाहे तो आप ये वैल्यू उठा लो और चाहे तो आप ये वैल्यू उठा लो। हमें ये पता है कि 9% बराबर कितनी है? 72 है। हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि 28% बराबर जो संख्या आएगी वो कितनी है? 9% बराबर कितना? 72। 28% बराबर कितना? ये ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो संख्या आएगी 72 गुणा 28 और भाग कितने से? 9 से। ये कट गया कितने से? 8 से। और 8 से जब हम इसे गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 224। 9% वैल्यू अगर 72 है तो 28% वैल्यू कितनी है? 224 है। अब देखो इसने पास मार्क पूछा था, तो पास मार्क तो चूंकि इसने 28% तो पहले ने इतने अंक तो हासिल किए थे, ये फेल हो गया था, और पास मार्क प्राप्त करने के लिए इसे कितने और चाहिए थे? 55 और चाहिए थे। तो हम इसमें 55 और ऐड कर देंगे, और 55 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें अंक कितने मिलेंगे? 279 है ना। तो ये वाले जो अंक हैं वो उस परीक्षा के पास मार्क। फिर से एक बार ध्यान से समझना, पहले छात्र को 28% मिले, 55 अंकों से फेल हो गया, मतलब 55 अंक अगर इससे प्राप्त अंकों में जुड़े तो क्या मिल जाएगा? पास मार्क। दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, लेकिन पास मार्क से ज्यादा थे। कितने अंक? 17 अंक। अगर 17 माइनस कर दे तो दूसरे छात्र का भी क्या हो जाएगा? पास मार्क। एक ही परीक्षा के ये दोनों ही पास मार्क हैं, वैल्यूज अलग अलग है। हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? बराबर है। दोनों ही समीकरणों को हल किया, हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई कि 9% बराबर कितना? 72। हमें इसने पूछा था कि उत्तीर्णांक बताओ कितना है। सबसे पहले हमने ये ज्ञात किया कि 28% बराबर कितना है, और जब हमने 28% ज्ञात किया
तो हमें मिला कि 28% बराबर है 224। पास मार्क चाहिए थे, तो पास मार्क तो 28% से 55 अंक ज्यादा थे, तो हमने 224 से 55 अंक ज्यादा ज्ञात किए, मतलब कितने 279। तो उस परीक्षा में जो पास मार्क था वो कितना था 279। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो वास्तव में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के छात्रों की संख्या से संबंधित है, रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बहुत जरूरी कैसे? हम अपने पे एक उदाहरण या एक एग्जांपल लेके या कुछ अपनी तरफ से कुछ बातों पे उदाहरण लेके हम इसे समझेंगे। सपोज करो हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। 5 में से ये वाले 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। ये वाले 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो देखो हम इन 5 ही व्यक्तियों को एक श्रेणी के आधार पे लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना, इन 5 को इन्हीं के इसी वर्गीकरण के आधार पे मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, कैसे कैसे इनको नोट कर सकता हूँ। देखो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि 3 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं कि 3 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। 3 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 3 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता है। देखो ये वाले 3 हिंदी बोल रहे हैं, ये वाले 3 अंग्रेजी बोल रहे हैं, और ये जो बीच वाला व्यक्ति है ना तीसरा, ये अंग्रेजी बोलने में भी सक्षम है और हिंदी बोलने में भी सक्षम है। ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि कुल व्यक्ति कितने, देखो कुल व्यक्तियों की संख्या निश्चित करते वक्त हम क्या करते हैं, हम अगर इन सब का योग कर देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 7 व्यक्ति, जो कि सही नहीं है। हमें पता है कि व्यक्ति कितने हैं? 5। अब देखो इसे हल करते वक्त क्या कहते हैं, हम किस प्रकार से हल करते हैं, हम हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले दोनों व्यक्तियों का योग करेंगे। तो देखो हमारे पास दोनों व्यक्तियों का योग कितना आया कि 6 व्यक्ति हैं जी टोटल ऐसे जो हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन जब हमने हिंदी बोलने वाले को गिना और जब हमने अंग्रेजी बोलने वालों को गिना, तो ये वाला व्यक्ति जो था ये कितनी बार गिना गया? 2 बार गिना गया। शुद्ध गणना में प्रत्येक व्यक्ति 1 बार गिना जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो 2 बार गिने गए उनकी संख्या को हम माइनस कर देंगे। हमें शुद्ध वैल्यू जो शुद्ध संख्या है जितने वो व्यक्ति हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जी 6 तो ऐसे हैं सारे जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनमें से 2 बार कौन सा गिना, कितने गिने गए? एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदी वाले में भी गिना गया और इंग्लिश वाले में भी गिना गया। तो अगर इस एक को हम माइनस कर देंगे तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी? 5। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति 2 बार गिना जाए उसकी संख्या को हम सदैव क्या करते हैं? माइनस करते हैं, शुद्ध वैल्यू प्राप्त करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में कितने? 30% छात्र संस्कृत में तथा 25% छात्र अंग्रेजी में 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए। अब ये कह रहे हैं कि दोनों विषयों में, यानी जब दोनों विषयों की बात करें तो दोनों में कितने फेल हुए? 10% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ये कह रहा है बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, यानी जो टोटल छात्र हैं उनमें से कितनी संख्या है जो छात्र वास्तव में अनुत्तीर्ण हुए हैं, सही संख्या बतानी है। तो देखो ध्यान से, संस्कृत वाले और अंग्रेजी वाले दोनों को हम टोटल जोड़ेंगे 30 + 25 यानी कितने प्रतिशत छात्र कह रहे हैं? ये 55% फेल हुए। लेकिन इस 55 में 2 बार गिने जाने वाले कौन से हैं? 10%। मतलब ये 10% वो हैं
जो संस्कृत वाले संख्या में भी तो जुड़ गए और अंग्रेजी वाली संख्या में भी जुड़ गए, दोनों में जुड़े। तो अगर ये 2 बार जुड़ चुके हैं, हम इन्हें माइनस कर दें तो इनकी शुद्ध वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए? 45% छात्र अनुत्तीर्ण। ध्यान से देखना, 2 बार ये वाले छात्र गिनेंगे, यानी जब उन्होंने फेलियर छात्रों की संस्कृत विषय में गणना की तो मिले 30%, और उन 30% में ये वाले शामिल थे, क्योंकि ये तो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं। जब अंग्रेजी वालों की गणना की तब भी ये छात्र गिने गए इन छात्रों, है ना। तो ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। हम अगर इन्हें एक बार काउंट करें तो हमें शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कि दोनों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 45% छात्र अनुत्तीर्ण। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा ये आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो एक तो ये चीज ध्यान देना कि जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है चुनाव में, सपोज टोटल मत थे 7, एक व्यक्ति को प्राप्त हुए 4 और दूसरे को प्राप्त हुए 3, तो जीतने वाला हमेशा मतों के अंतर से जीतता है। मतलब इसे 4 मिले, इसे 3 मिले, इसे 1 कम मिला ना, तो इनके दोनों के मतों के बीच जितना अंतर है उस अंतर से हमेशा कैंडिडेट जीतता है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो टोटल जितने भी मत थे, कुल संख्या मैंने आपको पहले बताया था कितने परसेंट की द्योतक होती है? 100% की। उसने कह दिया कि 100% मत थे, कैंडिडेट थे कितने? 2, दोनों में से एक को मिला, यानी इस वाले को मिला 65% हिस्सा। कितना? 65% हिस्सा। और वो जीत गया कितने मतों से? 2100 मतों से। उस बात पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि अगर एक को 65 मिला, दूसरे को कितने परसेंट मिला। तो दूसरे को देखना, 100 में से 65% तो इसे मिल गया, बचा हुआ किसे मिल गया? दूसरे को। और जब हम दूसरे वाले गणना करेंगे तो हम पाएंगे कितने प्रतिशत? दूसरे को मिल गया 35% हिस्सा। अब देखो, इस बात को बाद में सोचना कि कितने मतों से जीत गया। हम सबसे पहले यही देखें कि वास्तव में कितने परसेंट से जीता। अगर प्रतिशत में देखें तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? हम कहेंगे कितने प्रतिशत का? 30% का अंतर है। देखो, परसेंट में जीता 30 में और मतों से जीता कितने से? 2100 से। तो हम कहेंगे कि 30% बराबर कितना है? 2100 मत है 30% के बराबर, है ना। उसने कहा बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो कुल मत कितने थे? 100%। 100% बराबर कितना होगा ये हमें बताना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा। तो देखो 2100 गुणा में 100 और भाग कितने से? 30 से। 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया कितने से? 70 से। 70 गुणा 100 यानी कितने? 7000 मत टोटल उस चुनाव में पोल हुए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि टोटल मत 100%, एक को मिले 65, तो बाकी बचे हुए मिले किसे? दूसरे को। और बाकी कितने बचे? 35। अगर परसेंट में देखें तो ये वाला जीत गया कितने परसेंट से? 30% से। और मतों से देखें तो ये जीत गया कितने से? 2100 मतों से। तो हमने लिखा कि 30% बराबर कितने? 2100 मत। हमें कुल मत बताने थे, तो कुल मत मतलब कितने परसेंट? 100%। 100% बराबर कितना है ये हमें बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें मिले कि कुल मत जो थे वो कितने थे? 7000 थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों बोर्ड से संबंधित 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और इनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि गोल से संबंधित क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वास्तव में होते परसेंट के हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि शायद हमें समझ में बड़ी मुश्किल से आते हैं।
बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घोल के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाते हैं, और अगर हम हल भी कर पाते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। हम केवल प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे इसे बड़े ही कम समय में हल। और ध्यान से समझना, प्रत्येक चीज को हम आसानी से आपको समझाएंगे भी, एक एक स्टेप कि वास्तव में इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। बड़ा ही आसान तरीका है इन क्वेश्चनों को हल करने का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ध्यान से देखना, हम सबसे पहले ये निश्चित करेंगे कि जो कुल घोल है उसकी मात्रा कितनी है, 6 लीटर। ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नमक की मात्रा कितने लीटर, 6 लीटर है। और इसमें जो नमक की मात्रा है, नमक की मात्रा है हमारे पास 30%। तो देखो, जब हम 6 का 30% ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1.8 लीटर। हम कहेंगे कि नमक जो है वो है 1.8 लीटर। बाकी पानी, तो जब हम पानी की मात्रा देखेंगे, देखो 6 में से 1.8 लीटर हम घटा चुके होंगे तो हमें मिलेगा 4.2 लीटर, उसमें पानी है। तो 6 लीटर का एक घोल है, उसमें 1.8 लीटर नमक है और 4.2 लीटर जो है पानी है। अब देखिए आगे इसने कंडीशन क्या रखी है, इसने कह दिया कि यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। जब 1 लीटर पानी को वाष्प में बदलेंगे तो 2 राशियों में अंतर आएगा। कौन कौन सा? पहला, घोल की कुल मात्रा कम हो जाएगी। 6 लीटर है, 1 लीटर कम होने के बाद घोल की कुल मात्रा कितने लीटर रह जाएगी, 5 लीटर। दूसरा, वाष्पित क्या हुआ, वाष्पित किया गया पानी को, यानी कम जो मात्रा हुई वो किसकी हुई, पानी की। तो पानी की मात्रा जो पहले 4.2 लीटर थी, अब कितने, 3.2 लीटर रहेगी। लेकिन क्या नमक कम हुआ? आप सबका आंसर होगा नहीं। नमक की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही वर्तमान में मौजूद है। मतलब कम केवल पानी हुआ है, नमक की मात्रा तो सेम थी। नमक पहले भी 1.8 लीटर था, अब भी 1.8 लीटर के बराबर ही नमक है। तो देखो, नया घोल, पुराने वाले में ये मात्रा थी, इसके अनुसार तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो केवल उसने बताया कि इतना इतना इसमें जो भी मटेरियल था वो मौजूद था। अब नए घोल में उसने कह दिया कि मात्रा जो है प्रत्येक पदार्थ की इतनी इतनी मौजूद है। ठीक है, उसने कह दिया। तो अब शेष घोल में, शेष कितना बचा, 5 लीटर। शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? देखो, ये है कुल घोल की मात्रा, और कुल शब्द मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% वैल्यू जो है वो कितने लीटर के बराबर है, 5 लीटर के, क्योंकि कुल घोल जो है वो 5 ही लीटर है, ये 100% है। इसने कह दिया कि नमक की प्रतिशत मात्रा बताओ। इसका प्रतिशत मात्रा हमें बतानी है, नमक वाली की जो 1.8 है वो शेष घोल में उसका प्रतिशत कितना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है शेष घोल की, पहले वाले घोल की इसने बात नहीं की। हमें जो नमक का प्रतिशत बताना है वो शेष घोल में, यानी 5 लीटर में बताना है कि वो कितने परसेंट है, 5 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 इंटू 100 और भाग देंगे कितने से, 5 से। देखो ये कट गया कितने से, 20 से। 20 से कटने के बाद 18 गुणा 20 कितना हो गया, 360। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, ये 0 कैंसिल। तो कितने प्रतिशत, 36%। तो नए घोल के अंदर नमक की मात्रा जो है वो कितने परसेंट होगी, 36%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इसने कह दिया कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। देखो, नमक का घोल 400 ग्राम का है,
ये वाली कुल मात्रा है भाई। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि जो कुल घोल की मात्रा है वो कितनी बताई गई है, 400 ग्राम। उसमें इसने नमक की मात्रा बता दी कि नमक जो है उसमें कितने प्रतिशत है, 30%। अगर हम ग्राम में प्राप्त करें तो देखो 400 गुना 30/100 यानी 30% हिस्सा कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 इंटू 4 मतलब कितने ग्राम, 120 ग्राम। 400 ग्राम का कुल घोल है, उसमें से 120 ग्राम मात्रा किसकी है, नमक की। चलिए अब देखते हैं बाकी बची हुई मात्रा किसकी, पानी की। या जो भी व्यंजन इसके अंदर जो भी पदार्थ अलग है उसकी होगी, वो तो मात्रा हम पानी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था, तो इसमें सॉरी इसमें लिखा हुआ था यहाँ पे पानी, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी मात्रा किसकी है, पानी की। 120 ग्राम नमक है 400 ग्राम में से, बाकी बचा कितना, 280 ग्राम। ये मात्रा किसकी है, पानी की। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। इसके कहने का मतलब है हमें इसमें नमक और ऐड करना है, ठीक है, ताकि घोल में नमक की मात्रा का प्रतिशत, इसका प्रतिशत कितना हो जाए, 44% हो जाए। देखो कंडीशन के अनुसार इसने कह दिया कि पहले वाले घोल में इतना इतना पदार्थ मौजूद था, ये कह रहा है कि उसमें नमक कितना और मिलाई, ताकि नमक का जो परसेंट है ये वर्तमान में तो 30 है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो जाए, 44% हो जाए। अब दोस्तों ये हमें पता है कि जैसे ही हम घोल में किसी अदर पदार्थ को मिलाएंगे, तो पदार्थ को मिलाते ही एक तो कुल घोल की मात्रा बढ़ेगी, एक जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो नमक के साथ साथ कुल घोल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी पहले ये 400 ग्राम है तो ये 400 ग्राम नहीं रहेगा, ये 400 ग्राम से बढ़ के कुछ होगा, है ना। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो कुल घोल का प्रतिशत है वो कितना रहने वाला है, 100%। तो निश्चित तौर पे जो नया घोल है उसमें कुल घोल कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के। और नमक जो है ये कह रहा है कितना परसेंट रहना चाहिए, 44% रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अगर 100% कुल घोल है और उसमें से 44% नमक है, बाकी बचा हुआ क्या है, पानी। तो नए घोल में पानी का प्रतिशत 100 में से 44 माइनस करने पे हमें प्राप्त होगा कितना, 56%। तो नया घोल 100% का, उसमें अगर नमक 44% होगा तो पानी का परसेंट कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में इसने केवल नमक मिलाने की बात की है, तो निश्चित तौर पे एक तो नमक पे प्रभाव पड़ेगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी, दूसरा इसमें कुल घोल की मात्रा पे प्रभाव पड़ेगा, टोटल में इंक्रीज होगा, लेकिन पानी की मात्रा में किसी भी तरह का बढ़ावा नहीं देखने को मिलेगा। पानी जितना पहले था उतना ही वर्तमान में होगा, यानी पहले भी वो 280 ग्राम था और नए घोल में भी वो कितने ग्राम होगा, 280 ग्राम, क्योंकि पानी को बढ़ाने की बात कहीं पे भी नहीं की गई। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है कि 56% वैल्यू बराबर कितना है, 280। सबसे पहले हमें ये बताना है कि नमक जो 44% है वो टोटल होगा कितने ग्राम। तो हम कहेंगे कि 56% बराबर है 280, 44% बराबर है कितना होगा, ये हमें बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे 280 गुणा 44 और भाग कितने से, 56 से, है ना। और इसे जब हम हल करेंगे तो ये कट जाएगा कितने से, 5 से, ये कट जाएगा कितने से, 5 से। तो 44 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा, 220 ग्राम। मतलब उस नए घोल में जो नमक की मात्रा है वो कितने ग्राम हो जाएगी, 220 ग्राम। लेकिन इसने पूछा ये है कि कितना नमक और मिलाया जाए, कितना नमक और मिलाया जाए। तो ध्यान से देखना, पहले नमक कितने ग्राम था, 120 ग्राम, वर्तमान में नमक कितने ग्राम हो गया,
220 ग्राम, मतलब हमने कितना नमक और मिला दिया, 100 ग्राम नमक। अगर उसमें और मिला दिया जाए तो नमक की जो प्रतिशत वैल्यू है वो घोल के अंदर कितने परसेंट हो जाएगी, 44%। आंसर। दोस्तों आज की क्लास हम पढ़ेंगे यहीं तक, बाद की क्लास हम आपको आगे आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूं, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए, आपको वास्तव में लगे कि हमारी तैयारी अच्छे से हो सकती है, हम बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसे जो वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है उस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच अपने कीमती समय में से 5 या 10 मिनट निकाल के प्लीज, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनली व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके सहयोगी हैं, आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको, इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पे प्लीज इसे स्प्रेड करने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम चैनल में ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से जो है भेजे जाएं, उनका थोड़ा हौसला बढ़ सके। तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। दूसरी बात, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये वाले क्वेश्चन और इनका तरीका शायद कम समझ में आएगा, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये तरीका जो क्रॉस मल्टीप्लाई का था, इसका बेस मैं अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, तो हो सकता है इस वजह से आपको समझ में ना आया हो। तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक जो है आपको पहले वीडियो का प्रोवाइड करवा रखा है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले डिटेल के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से पहले वीडियो को समझिए, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। एक सबसे बड़ा यकीन इस बात का दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक क्लास मिलेगी अनुभवी शिक्षकों द्वारा, ऐसा कुछ